प्रोज पार्ट से क्लास 10th के लिए लेसन 2 ए लेटर टू गॉड के साथ मैं प्रिंसिपल रमाकांत तिवारी कक्षा 10 के सारे बच्चों को बधाई देते हुए इस वीडियो को आपको बताने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आप बड़ी लगन से बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। देखेंगे ए लेटर टू गॉड जो प्रोज सेक्शन से आपका लेसन 2 आता है, जिसके राइटर हैं आपके जीएल फ्यूंस। अबाउट द ऑथर एक लाइन देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम सीधे लेसन की समरी बताने का प्रयास करेंगे। जीएल फ्यूंस वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स, ये आधुनिक समाज के एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उभरे हैं। इंग्लिश साहित्य के आधुनिक साहित्य के रूप में, साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। हैज़ रिटन फॉर यंग एज वेल एज द ओल्ड, इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं यंग पर्सन से रिलेटेड और ओल्ड पर्सन से रिलेटेड लिखी हैं। तो आइए देखते हैं अबाउट द लेसन, थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण अंश होता है किसी पाठ को पढ़ने से पूर्व। अगर लेसन के बारे में अच्छी खासी जानकारी नहीं रहती है तो निश्चित रूप से बच्चे समझ नहीं पाते। देखिए, लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक परिश्रमी किसान, हार्ड वर्किंग फार्मर मतलब परिश्रमी किसान। लिव्ड इन ए वैली, कहाँ रहता था? वैली, वैली मीन्स घाटी, एक घाटी में रहता था। ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, टॉप मतलब होता ऊंचाई, लो माने निचली, हिल माने पहाड़ी। जो निचली पहाड़ी के शीर्ष पर मतलब ऊपरी वाले भाग की घाटी में रहता था। और कैसा था लेंचो? हार्ड वर्किंग फार्मर था, यानी परिश्रमी किसान था। आइए देखते हैं अगला, थोड़ा प्रकाश कम आ रहा है, प्रकाश में आ जाते हैं हम। लाइट वीक थी इसलिए थोड़ा मूव करना पड़ रहा है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। वन मॉर्निंग ही फेस्ड, एक सुबह की घटना की बात हो रही है। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin ड्यू टू ए सीवर स्नोफॉल रिजल्टिंग ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप। एक सुबह उसने सामना किया, फेस माने चेहरा होता है, लेकिन अगर यहाँ फेस दिया गया इसका मतलब सामना किया। एक सुबह उसने सामना किया, किसका सामना किया? ruin माने बर्बादी का। ड्यू टू सीवर स्नोफॉल, किस कारण? एक बड़ी मात्रा में बर्फ़ गिरने के कारण। स्नोफॉल, स्नो माने बर्फ़, फॉल माने गिरना, तो यहाँ बर्फ़ गिरने का क्या तात्पर्य है? रेनी सीजन चल रहा है, आप लोग कभी कभार ऐसा देखने का अवसर आपको मिल जाता है कि पानी के साथ जो है, पानी का जब यानी वायुमंडल का टेम्परेचर डाउन होता है तो ये पानी बर्फ़ के रूप में जम कर गिरने लगता है, तो वही स्नोफॉल कहा जाता है। जिसे आप गाँव में कहते हैं बर्फ़ पड़ रही है, कुछ लोग कहते हैं पत्थर गिर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि बिनौरी पड़ रही है। देखिए, वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin, एक सुबह उसने बर्बादी का सामना किया। ड्यू टू सीवर स्नोफॉल रिजल्टिंग ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? उसकी जितनी क्रॉप्स थी, सारी फसलें क्या हो गई? टोटल डैमेज, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अर्थात एक सुबह उसने अपनी पूरी फसल को बर्बाद होते हुए बर्फ़ के गिरने के कारण उस बर्बादी का सामना किया। ही टर्न टू गॉड, यहाँ दिया है ही टर्न टू गॉड, टर्न माने होता मुड़ना, टू गॉड माने ईश्वर की तरफ मुड़ा, मतलब उस पर ईश्वर का भरोसा बन गया, अर्थात वह ईश्वर पर आश्रित हो गया। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस माने होता तकलीफ, पीड़ा में। एंड रोट ए लेटर, और एक पत्र लिखा, आस्किंग हिम, उनसे कहते हुए, क्या कहते हुए? टू सेंड मनी, मतलब धन भेजने के लिए। इस तरह जब उसकी पूरी फसल बर्बाद होगी तो पूरी तरह से ईश्वर पर आश्रित होकर के दुखी मन से एक पत्र लिखा जिसमें ईश्वर से धन की उसने मांग की। ए पोस्टमैन सॉ द लेटर टू गॉड, एक डाकिया जो था उसने एक ऐसे पत्र को देखा जो लेटर टू गॉड मतलब ईश्वर के नाम का पत्र था। डाकिया, एक डाकिया ने ईश्वर के नाम के उस पत्र को सा माने यहाँ दिया, देखा, सी से बना, सी माने देखना, सा माने देखा, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है। जितने भी आपको यहाँ वर्ब्स मिलेंगे मैक्सिमम वो सेकंड फॉर्म के मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान देते चलेंगे।
एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और जो वो पोस्टमैन पाया लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम के पत्र को उसने वह पोस्ट मास्टर के पास ले गया। हु फर्स्ट लाफ्ड, जिसने शुरू में हंसा, मतलब जो शुरू में हंसा। क्यों हंसा? कि भाई ऐसा पत्र उसने जीवन काल में अपने नहीं देखा था, कोई ईश्वर के नाम पत्र डाला हो। आज तक पत्र पेटिका में ऐसा उसने किसी पत्र को नहीं देखा था, इसलिए उसको हंसी आ गई। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर को पत्र लिख रहा है? हु फर्स्ट लव्ड एंड देन, और तब वॉज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज होगा क्यों? एट द फेथ ऑफ द राइटर, राइटर के उस फेथ माने विश्वास पर। शुरू में तो हंसा, लेकिन लेखक के उस विश्वास को देखते हुए जो ईश्वर के प्रति उसका था, वह आश्चर्यचकित हो गया। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द हिज एम्प्लॉइज, कलेक्टेड माने इकट्ठा किया। देखिए कलेक्ट से कलेक्टेड बना है। सम मनी माने कुछ धन, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से, एंड सेंट, देखिए फर्स्ट फॉर्म सेंड होता है, सेंट यानी भेजा। इट टू लेंचो, वह लेंचो को उस धन को कलेक्ट करके भेजा। एलॉन्ग विथ ए लेटर, मतलब एक लेटर के साथ, मतलब उसमें लेटर भी डाल दिया और कुछ धन इकट्ठा करके एम्प्लॉइज को भेज दिया। अब लेंचो की कहानी आगे क्या होती है? व्हेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो को लेटर मिला। गेट गॉट गॉटन, गेट माने प्राप्त करना, गॉट माने प्राप्त किया। जब लेंचो लेटर को प्राप्त किया विथ मनी, धन के साथ, एंड काउंटेड इट लेस, काउंटेड माने गिना, इट लेस माने उसमें कमी, गिनने में उसे कम मिला, मतलब जितना डिमांड किया था वो ईश्वर से, उसमें से पूरा धन नहीं मिला, लेस मिला। ही फेल्ट फ्यूरियस, फील माने महसूस करना, फेल्ट माने महसूस किया, फ्यूरियस माने क्रोध, नाराज, दुख, पीड़ा। उसे क्रोध आ गया, जब उसने गिना और कम पाया उसे क्रोध आ गया, फ्यूरियस हो गया। सो ही रोट एंदर लेटर, एंदर मतलब दूसरा, रोट माने लिखा, राइट से बना है। इस तरह से वो दूसरा पत्र लिखा। किसको लिखा? लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र, ईश्वर के नाम पत्र। आस्किंग हिम टू सेंड, उनसे यह कहते हुए कि भेज दें। क्या भेज दें? रेस्ट ऑफ द मनी, रेस्ट ऑफ द मनी माने शेष धन। यहाँ रेस्ट का तात्पर्य आराम से नहीं है बच्चों, रेस्ट ऑफ द मनी मतलब शेष धन, शेष धन भेज दें। नॉट बाई द पोस्ट, और उसने कहा कि पोस्ट से मत भेजना। क्यों ऐसा कहा? एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर ए बंच ऑफ क्रुक्स, उसने बताया कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, क्या हैं? बंच ऑफ क्रुक्स। बंच माने गुच्छा वैसे होता है, यहाँ गिरोह, यहाँ कहने का तात्पर्य सभी के सभी चोर हैं। बंच ऑफ क्रुक्स मतलब चोरों का गिरोह, अर्थात पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉइज हैं वो चोरों के गिरोह, मतलब सभी चोर हैं। तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड है जो एक घाटी में रहता है और एक ऐसी स्थिति बनती है फसल को लेकर के कि हेल स्टोन यानी पत्थर, जो बर्फबारी हुई उससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। इस तरह से बर्बादी के दुख से वह ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। ईश्वर को एक पत्र लिखता है जिसमें वह कुछ धन की डिमांड करता है और धन मिलता है। आपने जैसा सुना, देखा, समझा कि वो एम्प्लॉइज लोग इकट्ठा करके देते हैं, लेकिन वो धन उतना नहीं होता जितना कि उसने डिमांड किया था। इस तरह से वह नाराज़ होकर के दूसरा पत्र लिखता और कहता है कि अगला जो हमारा शेष धन है भगवान जी, उसको आप डाक से मत भेजना, क्योंकि ये सारे डाकिये चोर हैं। देखिए, एक ने हेल्प किया लेकिन दूसरा उसको चोर ठहरा रहा है। इस कहानी को आप मजबूती के साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जो वर्ड्स, सेंटेंस दिए गए हैं वो आपको निश्चित रूप से समझ में आने वाले नहीं हैं। यू कांट अंडरस्टैंड बेटर बिकॉज द राइटर नो डाउट यूज्ड सच सेंटेंसेस विच बिलोंग्स कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, एक बोलचाल की भाषा में लिखा गया है, इसलिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आते हैं लेसन नंबर 1 पर। द हाउस, यहाँ द डिफिनिट आर्टिकल दिया गया है, वह घर। किसके घर की बात हो रही है? लेंचो की। द ओनली वन इन द इंटायर फैमिली, ओनली वन मतलब मात्र एक था, इंटायर माने पूरे, वैली माने घाटी में, वह घर जो पूरी घाटी में अकेला था। सैट ऑन द क्रेस्ट, देखिए सिट माने बैठना होता है, सैट माने बैठा था। अब यहाँ कहेंगे घर बैठा था तो क्या सेंस मिलेगा? इसने मैंने कहा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लिखी गई, बोलचाल की भाषा।
सैट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट माने चोटी, सैट माने यहाँ पर स्थित था, बैठा था मतलब स्थित था। अब घर बैठता थोड़े है, लिविंग थिंग्स थोड़े घर है, इसलिए बोलना पड़ेगा स्थित था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, लो माने निचली, हिल माने पहाड़ी पर। अब पूरा देखिए, वह घर जो पूरे इंटायर वैली में, पूरे घाटी में मात्र एक घर था, निचली पहाड़ी की चोटी पर, क्रेस्ट पर। सैट माने अवस्थित था, स्थित था, बना हुआ था, जो भी आप कह लीजिए। फ्रॉम हिज हाइट, उस ऊंचाई से, फ्रॉम माने से के अर्थ में होता है हिज हाइट, उस ऊंचाई से। किस ऊंचाई की बात कर रहा है? जो वह घर था, जो पहाड़ी थी, जो चोटी थी, उस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। क्या देख सकता था? द रिवर, नदियों को। यद्यपि नदी बहुत दूर रही होगी, लेकिन उस ऊंचाई से नदी दिखाई पड़ती थी। एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी फसलों वाले थे। डॉटेड, डॉट माने होता बिंदु, जो बिंदु मात्र दिखाई पड़ते थे। विद द फ्लावर्स, जिनमें फूल लगे थे। अब पूरा देखिए, उस ऊंचाई से कोई भी नदियों को, खेतों को और फूल से लदे हुए बिंदु मात्र की तरह पकी फसलों को, जैसे वो फूल जैसे बिंदु पॉइंट लग रहे, डॉट लग रहे थे दूर से देखने में। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जिससे ऑलवेज माने सदैव, हमेशा, प्रोमिस्ड माने वादा करना होता, प्रोमिस माने वादा करना, जिससे उम्मीद की जा सकती थी। यहाँ प्रोमिस माने उम्मीद हो गया, भरोसा। इसलिए मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जो वर्ड्स हैं कम्युनिकेटिव हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से अगर आप नहीं सुनेंगे हमारी बात को तो निश्चित रूप से आप समझ नहीं पाएंगे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जिससे हमेशा यह उम्मीद की जा सकती थी। क्या उम्मीद की जा सकती थी? ए गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट में यानी फसल, गुड माने अच्छी, जिससे एक अच्छी फसल की उम्मीद की जा सकती थी। अब पूरा समझ लीजिए एक बार। वह घर जो मात्र अकेला पहाड़ी घाटी में स्थित था, निचली पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था, उस ऊंचाई से कोई भी नदियों को, खेत के मैदानों को, पकी फसलों को, जो फूल से बिंदु मात्र दिखाई पड़ती थी, उनसे अच्छी फसल की उम्मीद की जा सकती थी, देख सकता था। आगे चलते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पोर आर एट लीस्ट ए शावर। अब यहाँ खेत की स्थिति के बारे में बता रहा है राइटर। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, अर्थ नीडेड मतलब फसल के रूप में अर्थ यहाँ लिया गया है, यानी केवल फसल को ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी? वाज ए डाउन पोर, डाउन पोर मतलब होता मूसला बरसात, मूसलाधार बरसात यानी तेज़ बरसात। आर एट लीस्ट ए शावर, अथवा नहीं तो एक फुहारे की, मतलब हल्की बरसात। यानी फसल तैयार थी पूरी तरह से, यहाँ बता रहा लेखक, लेकिन ज़मीन को, धरती को, अर्थात उस फसल को एक अच्छे बरसात अथवा एक फुहारे की ज़रूरत थी। कहने का तात्पर्य अगर ऐसा हो जाता तो फसल पूरी तरह से पक जाती। आगे देखिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटाइमेटली, लेंचो जो अपने फसल के बारे में, इंटीमेटली मतलब होता घनिष्ठता से संबंध होना, जो अपने फसल से घनिष्ठ संबंध रखता था, अर्थात अपने फसल के बारे में अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया। क्या किया फिर? एल्स बट सीन द स्काई, केवल आसमान को देखता रहा। टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, टूवर्ड्स माने होता की ओर, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। पूरा देखिए। फसल को मात्र एक अच्छी मूसलाधार बरसात की अथवा एक फुहारे की ज़रूरत थी। सुबह से ही लेंचो जो अपने फील्ड्स के इंटीमेटली मतलब घनिष्ठ संबंध रखता था, अर्थात अपने फसल के बारे में अच्छी तरह जानता था, कुछ नहीं किया, केवल पूर्वोत्तर से, पूर्वोत्तर की दिशा में आसमानों को देखता रहा। जैसे हम आप बेचैन होते हैं तो निगाह उठाते हैं कि अरे बादल उदल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अरे बादल दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से वह भी परेशान होकर के देख रहा था। आगे देखिए, अगले पैराग्राफ की तरफ चलिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वुमेन मतलब अपनी पत्नी के लिए आया है, लेंचो की पत्नी के लिए आया है, तो कहता है वुमेन को यहाँ आप प्रिय शब्द से भी कह सकते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, प्रिय हम लोग सचमुच जल को प्राप्त करने जा रहे हैं, पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं। कहने का मतलब उन बादलों को देखकर उसे भरोसा हो गया, जो बादल उसको दिखाई दिए होंगे कि पानी जरूर बरसेगा। आगे देखिए। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो भोजन पका रही थी, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, सपर मतलब भोजन,
रिप्लाइड, वह औरत जो भोजन बना रही थी, तैयार कर रही थी, रिप्लाइड जवाब दिया, यस हाँ, गॉड्स विलिंग, जैसी प्रभु की इच्छा हो। विल माने इच्छा, विल माने वसीयत भी होता है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है फ्यूचर टेंस के लिए, लेकिन यहाँ विल माने इच्छा। यस गॉड्स विलिंग, जैसी प्रभु की इच्छा हो। द ओल्डर बॉयज वेयर, अगले पैराग्राफ चलते हैं। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर माने होता बड़े बच्चे, यानी लेंचो के जितने बच्चे थे उनमें बड़े वाले जो बच्चे थे, ओल्डर भी कह सकते हैं आप, एल्डर भी कह सकते हैं। एल्डर माने भी बड़ा, ओल्डर माने भी बड़ा, ये डिग्री है, ओल्ड ओल्डर, एल्डर भी होता है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे वाले घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम कॉल, तब तक उस औरत ने उनको भोजन के लिए बुलाया। अनटिल माने तक, जब तक भोजन के लिए उनको नहीं बुलाया तब तक वो खेत में काम कर रहे थे, छोटे वाले क्या कर रहे थे, घर के आसपास खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। देखिए डिनर जो रात के भोजन के लिए होता, सफ़र भी होता है। अब यहाँ डिनर के हिसाब से जो वर्ड राइटर डाला है तो रात की बात हो रही है, जबकि स्टोरी डे के रिलेटेड बताती है। आगे देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का ही समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्ट माने होता भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी कर रखी थी। क्या कर रखी थी? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हो गई। यानी भोजन के समय ही लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी थी और उसकी भविष्यवाणी सत्य होती दिखाई दे रही थी। कैसे? बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिगिन से बना है, बिगेन माने शुरू हो गई, पास्ट में सब है, जितने वर्ब्स हैं सब पास्ट इंडिफिनिट के हैं, सेकंड फॉर्म में है। बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर, ह्यूज माने विशाल, माउंटेन्स माने पर्वत, ऑफ क्लाउड माने बादल, मतलब पूर्वोत्तर दिशा से पर्वताकार बादल। कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने पीछा करते हुए, लेकिन यहाँ मतलब एक के बाद एक, अप्रोच माने होता पीछा करना, लेकिन यहाँ एक के बाद एक। पूर्वोत्तर दिशा से पर्वताकार बादल एक के बाद एक देखे जा सकते थे, इसका मतलब बड़ी संख्या में बादल उमड़ पड़े थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी? ताज़ी और मधुर थी। आगे देखते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। अब लेंचो की बात हो रही है। द मैन मतलब लेंचो, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, दैन बजाय किसके? टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, प्लीजर माने आनंद, फील माने महसूस करना, द रेन माने बरसात का। मतलब लेंचो बाहर किसी अन्य कारण से नहीं गया, बल्कि बरसात का आनंद उठाने के लिए कहाँ गया? ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा का आनंद उठाने के लिए बाहर निकल गया, मतलब बरसात में भीगने के लिए निकल गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने, एक्सक्लेम का तात्पर्य देखिए, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, आश्चर्य से चिल्ला, आश्चर्य के अर्थ में आता है, आश्चर्य से चिल्लाया। क्या आश्चर्य किया उसने? देखिए आगे। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, वह कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग माने जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई माने आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। मतलब उसको बड़ी खुशी हुई और उन वर्षा की बूंदों को सिक्का बताता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं, बड़ी बड़ी बूंदें हैं, वो 10 सेंट की हैं, जैसे हम पैसा बोलते हैं, समझ लीजिए सेंट, सेंट पीसेस। एंड द लिटिल वंस आर 5, मतलब बड़ी वाली 10 सेंट वाली बूंदें हैं और छोटी वाली क्या है? 5 सेंट वाली बूंदें हैं। जैसे हम कह सकते हैं जो एक एक बूंद बड़ी वाली पड़ रही, 10-10 पैसा समझिए गिर रहा, भगवान जी गिरा रहे हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, समझ लीजिए 5-5 पैसा गिर रहा है। इस तरह से बहुत सारी बूंदें गिरेंगी, इसका मतलब हमारी फसल में बहुत अच्छी उपज के साथ मुझे मुनाफा मिलने वाला है। लेकिन आगे होता क्या है, आगे चलते हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. Satisfied माने होता संतुष्ट होना, satisfied माने संतुष्ट होना, expression माने होता प्रभाव,
यहाँ कहने का मतलब भाव, अपने भाव से संतुष्ट होते हुए ही रिगार्डेड माने होता है सोचना, उसने विचार किया, यानी संतुष्टि के भाव को लेकर के उसने विचार किया। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी फसल की खेत, विथ इट्स फ्लावर, जिनमें फूल लगे हैं, ड्रैप्ड ढक ली गई, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बरसात के कर्टेन माने पर्दे में, अर्थात संतुष्टि का भाव ले करके उसने विचार किया कि उसकी पकी हुई फूलों की से लदी हुई फसल जो है बरसात के चादर में ढक गई। इसका मतलब अच्छी बरसात हो गई। अभी तक तो उसको खुशी है, लेकिन आगे क्या होता है उसको भी देखेंगे हम लोग। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा बहना शुरू कर दी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, किसके साथ? बरसात के साथ। वेरी, आगे देखते हैं, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल। अब यहाँ बता रहे हैं कि वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, इसका मतलब वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई, वर्षा की बड़ी बड़ी। और कैसे? लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल, मतलब बड़े बड़े पत्थर पड़ने लगे। हेल स्टोन माने पत्थर होता है। यहाँ पत्थर का भाव जो मैंने बताया था, बिनौरी, इसको आप जानते हैं। दिस ट्यूली डिड नॉट रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, रिजेंबल देख लीजिए, रिजेंबल माने होता है एक रूप होना, मतलब एक समान। दिस ट्यूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये निश्चित रूप से सिल्वर कॉइन मतलब चांदी के सिक्के की एक रूपता लिए हुए थे, मतलब चांदी के सिक्के की भांत दिखाई दे रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद। चांदी कलर क्या होता है? सफ़ेद। सोने का क्या होता है? सिल्वर कलर, आप जान ही रहे हैं। तो इस तरह से चांदी की तरह एक रूपता लिए हुए सचमुच दिखाई पड़ रहे थे, चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, एक्सपोज माने क्या होता है देख लीजिए। एक्सपोज का यहाँ तात्पर्य है बॉथिंग इन, नहाते हुए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे अपने आप को बरसात में नहला रहे थे, मतलब बरसात में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। किस बरसात की बात कर रहा है? जो ऊपर से पत्थरों के साथ गिर रही थी। रैन आउट टू कलेक्ट, दौड़ पड़े। कलेक्ट करने मतलब इकट्ठा करने। द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, फ्रिज माने जम जाना, जिससे से बना रेफ्रिजरेटर। फ्रोजन माने जमी हुई, पर्ल्स माने मोतियों को। जो बच्चे बरसात में स्नान कर रहे थे वो मोतियों के जमे हुए उस सिल्वर कॉइन्स को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। इसका मतलब नहा रहे हों कहीं ऐसी जगह जो छत का पानी गिर रहा होगा, लेकिन वो कहाँ गिर रहा था? पत्थर, वो तो आउटसाइड गिर रहा था। अपना नहाना छोड़ करके उसको इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। आगे देखते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब देखिए लेंचो के दिमाग पर बल पड़ रहा है। वो कहता है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बुरा हो रहा है। गेट माने प्राप्त करना, रियली माने सचमुच, यह तो अब सचमुच बुरा प्राप्त हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आश्चर्य से आदमी चिल्लाया, आश्चर्य से बोला। आई होप इट पासेस क्विकली, फिर कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही गुजर जाएगा, इसे जल्दी गुजर जाने की मुझे आशा है। नेक्स्ट पैराग्राफ तरफ देखिए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, यानी पत्थरबाजी घर पर होती रही। द गार्डन, बगीचे में होती रही। द हिल साइड, पहाड़ी के किनारों पर होती रही। द कॉर्न फील्ड, और पकी फसलों पर होती रही। ऑन द हुल वैली, पूरी घाटियों में होती रही, मतलब घंटों तक बर्फबारी होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, खेत कैसा हो गया था? सफ़ेद बन गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि यह साल्ट से ढक लिया गया हो। साल्ट माने नमक, कवर्ड माने ढक लिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड, रिमेन माने होता शेष बचना, रिमेन्ड माने शेष बची। ऑन द ट्रीज माने वृक्षों पर, एक भी पत्ती वृक्षों पर शेष नहीं बची, मतलब इतनी तेज़ी से पत्थरबाजी हुई कि एक भी पेड़ की पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली माने पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद हो गया। कॉर्न माने फसल, अनाज, दाना, यानी अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वेर गॉन, फूल
जा चुके थे, अर्थात फूल गिर चुके थे फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचोज सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ, स्टैंड से बना स्टूड सेकंड फॉर्म। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा, क्या कहा, थोड़ा देख लेते हैं कितना से समझता है, उस ढंग से फिर आपको अगले वीडियो में पोस्ट करते हैं। इस तरह से अभी काफ़ी है, थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद फिर चलते हैं अगले वीडियो में पोस्ट करें, क्योंकि ज़्यादा अगर बना देते हैं तो आप लोग लगता है उगते होंगे, इसलिए ज़्यादा बनाने से अच्छा है जितना बनाया जाए बेहतर बनाया जाए। देखिए अब यहाँ लेंचो क्या कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, अगर लोकस्ट महामारी आई होती, लोकस्ट माने टिड्डी, अभी देखिए आप बीच में टिड्डी आई थी, तो यहाँ कहता है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, इससे तो बेहतर जो होता, अगर टिड्डी की महामारी आती तो भी कुछ बच जाता ज़्यादा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने अर्थात पत्थर ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास फसल यानी अनाज नहीं मिल पाएगा। लेंचो कहता है अपने परिवार से। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वह रात कैसी थी, एक दुखद रात थी, क्योंकि सारी फसल बर्बाद हो गई थी। फिर आगे लेंचो कहता, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मेरी सारी मेहनत का कोई फल नहीं, अर्थात मेरा प्रयास निष्फल गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे। चलिए इसी के बाद वीडियो समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ हम जुड़ेंगे आपसे। धन्यवाद।